Like in this video lecture, we will discuss about the chapter number second, microorganisms, friends and foe. कल मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके, ठीक है, कहाँ कहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं और फ्रेंड्स और फोई किस तरह से। अब आगे हम देखेंगे कि ये जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे दोस्त भी कैसे होते हैं और ये हमारे दुश्मन भी किस तरह से होते हैं। कल हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिसमें आपको पांच तरह का क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताए थे और उसके अलग अलग एग्जाम्पल्स आप लोगों ने मुझे फाइंड करके भी बताए थे। आप लोगों में से बहुत जनों का आपका जवाब भी आया था, अच्छे अच्छे आपने अच्छे आंसर्स दिए थे। उसके बाद हमने कुछ इनके शेप वगैरह भी देखेंगे। आज हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव। ये मैं आपको बढ़ा चुका हूँ कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके कहाँ कहाँ पाए जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस किस तरह से हमारे दोस्तों के रूप में काम आते हैं। दोस्ती में फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से हो सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइव्स। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज वेयर सम अदर्स आर हार्मफुल एंड कॉजेज डिजीजेज। कुछ तो क्या होता है कि हमारे काम आते हैं, हमारे खाना वाना बनाने में भी काम आते हैं, किस तरह से आते हैं अभी हम बात करेंगे। लेकिन कुछ क्या होते हैं बहुत ही भयंकर होते हैं और जिनके कारण हमारी बीमारियां वगैरह भी फैल सकती है। लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल। विस्तार से इनके बारे में हम देखते हैं कि कौन से हमारे लिए अच्छे हैं और कौन से हमारे लिए बुरे हैं। तो देखो, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज फॉर वेरियस पर्पसेस। दे आर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे जो कर्ड यानी दही बनाने में भी काम आता है। उसके बाद हमारे क्या बनाने के काम आता है, ब्रेड बनाने में भी। और केक का नाम सुनते ही लॉकडाउन में सबके मुंह में पानी आ गया होगा, ठीक है। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये हमारा दही बनाने में भी काम में आते हैं, ब्रेड बनाने में भी काम में आते हैं और केक बनाने में भी। कैसे आते हैं ये अभी हम देखते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव बीन यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजेस। हाँ, एक और बात कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है इनकी मदद से आपका सदियों से अल्कोहल बनाने में भी काम में आता है। किस बनाने में, अल्कोहल। अल्कोहल सबको आपको पता ही है, जो आपका जो दारू वगैरह भी बनता है ये भी आपका किससे बन सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनता आ रहा है, सदियों से बनता आ रहा है, ये पूरी प्रोसेस होती है, ठीक है। दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग अप ऑफ द एनवायरनमेंट। और इसके साथ साथ ये किस में काम आते हैं आपके, ये जो वातावरण को शुद्ध करने में, वातावरण के शुद्धिकरण में भी ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काम में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स द ऑर्गेनिक वेस्टेज, वेजिटेबल पील, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, फेसेज एक्सेट्रा आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंस बाय बैक्टीरिया। किस तरह से काम में आते हैं कि ये जो आपके ऑर्गेनिक वेस्ट है यानी जो आपका सब्जी वगैरह का जो कचरा वगैरह बचता है, या जो आपका एनिमल का जो काऊ डंग वगैरह है, फेसेज यानी यहाँ पे क्या मतलब हुआ, जो एनिमल का एक्सक्रीटा है, जो भी ये जो गाय कुत्ते बिल्ली जो अपना पीछे छोड़ते हैं एक्सक्रीटा वगैरह, वो भी धीरे धीरे क्या हो जाता है आपका, सूख जाता है और उन पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह आते हैं, वो मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं और वो आपकी मिट्टी वगैरह को क्या कर देते हैं, अच्छा कर देते हैं। देखो यही बात होती है। रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। इसके अलावा आपके ये जो माइक्रो बैक्टीरिया है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये किस में काम आते हैं, दवा बनाने में भी काम में आते हैं। कौन सी दवा बनाने को काम में आते हैं ये भी आपको जानने को मिलेगा। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। इसके अलावा एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो भी ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस में काम आते हैं, आपकी सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने में काम में आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई कर्ड में और ब्रेड में कैसे काम में आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यू हैव लर्नड इन क्लास 7 दैट मिल्क इज टर्न्ड इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया। अब सभी को पता है कि भाई दही कैसे बनता है। गाय तो क्या देती है, दूध देती है, डायरेक्ट दही तो देती नहीं है। किसी के पास ऐसी गाय या भैंस हो तो मुझे बताना, मैं भी देखूं कि भाई डायरेक्ट दही दे रही है, नहीं ना। दूध होता है। अब दूध को जमाने का प्रोसेस क्या होता है, कैसे दही बनाते हैं, ये भी सब आपको आपको पता होगा कि जो हमारी जो मम्मियाँ होती है वो क्या करती है, दूध को थोड़ा सा हल्का हल्का सा गर्म करती है, ठीक है। और हल्का हल्का सा जब गर्म हो जाता है तो उसके अंदर थोड़ा सा वो क्या देती है, जावण के नाम में वापस उसमें क्या ऐड करती है, लिटिल कर्ड ऐड करती है। देखो पहले भी ये कह रही है, आई सॉ दैट माई मदर एडेड अ लिटिल कर्ड टू वार्म मिल्क टू सेट कर्ड फॉर द नेक्स्ट डे। और उसको जावण देके थोड़ा सा दही उसमें डाल दिया जाता है हल्के हल्के गर्म दूध में, और उसको दूसरे दिन तक छोड़ दिया जाता है। और धीरे धीरे वो जो थोड़े दही के बैक्टीरिया होते हैं वो पूरे दूध को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, बैक्टीरिया पनपने लग जाते हैं उसके अंदर, उस दूध के अंदर। और उस बैक्टीरिया का नाम क्या होता है, लैक्टोबैसिलिस, ठीक है। तो कर्ड बनाने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, बैक्टीरिया। एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलिस। और आप दही को अगर माइक्रोस्कोप के अंदर अच्छे से देखो तो आपको इन बैक्टीरिया की, इन लैक्टोबैसिलिस की मूवमेंट आपको बहुत अच्छे से दिख जाएगी। अगर अच्छा क्वालिटी का माइक्रोस्कोप हो तो आप बहुत अच्छे से देख सकते हो इस बैक्टीरिया को दही के अंदर ऐसे हिलते हुए, ठीक है। फिर देखते हैं हम आगे। कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ दीज बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलिस प्रोमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड।
It multiplies in milk and converts it into कर्ड. बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़. और देखो किस में काम आते हैं आपके, चीज़ बनाने के काम में आते हैं. पिकल्स, पिकल्स यानी क्या होता है आपका जो अचार वगैरह होता है उसमें भी ये माइक्रो बैक्टीरिया काम में आता है. मैनी फूड अदर आइटम्स एंड इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ रवा, सूजी, इडलीज एंड भटूराज इज कर्ड. कैन यू गेस वाई. और देखो इसके अलावा ये सब और आपके किस में काम में आते हैं, जो आपके जो घरों पे इडली बनती है, डोसा जो बनता है आपका, देखना आप जो घर में डोसा बनाने का प्रोसेस होता है ना, उसमें भी यही होता है. कुछ टाइम के लिए उसको दाल को पीस के रख दी जाती है, उड़द की दाल वगैरह को, ठीक है. फिर उसमें थोड़ा सा इनो या फर्मेंटेशन पाउडर या बेकिंग पाउडर ऐड करके उसको बहुत टाइम के लिए, थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं. उसका बैटर बनाते हैं. क्या बनाते हैं, देखो यहाँ पे नाम दे रखा है उसका, डेटा डोसा बैटर, ठीक है. फर्मेंटेशन, तो देखो उस तरह से फर्मेंटेशन से वो थोड़ा क्या हो जाता है, उब जाता है. क्या होता है उसका थोड़ा सा उफान आ जाता है, जैसे खमण जैसे नहीं आता फूलता है आपका, उस तरह से वो बैटर भी आपका क्या, बैटर जो आपका फूलने लग जाता है, उसका आप क्या बनाते हो, डोसा वगैरह भी बनाते हो. ठीक है, इसीलिए बोला भी जाता है कि ये ज़्यादा खाना है आपके लिए अच्छे नहीं है. ये सारी चीज़ें खाओ, ठीक है, डोसा वगैरह, लेकिन आप ज़्यादा डोसा वगैरह खाओगे ना तो देखना रात को आपका पेट ऐसे भारी भारी से लगेगा. देखो ऐसा क्यों होता है, इडली वगैरह भी अगर आप ज़्यादा खाओगे या ब्रेड की कोई आइटम ज़्यादा खाओगे तो ऐसा इसलिए होता है. ईस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. कि जो आपका फर्मेंटेशन वगैरह जो होता है ना बैक्टीरिया से, उसमें उसके अंदर भी क्या मिलने लग जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनने लग जाता है, यानी CO2. देखो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी में इसके द्वारा भी जा रहा है, तो फिर वो पेट भी क्या रहता है हमारा, भरा भरा सा रहता है, और गैस वगैरह भी उसमें अंदर फील हो जाता है. ठीक है, ऐसी चीज़ें आप खाओगे तो आपको क्या बन जाएगा, अंदर ही अंदर आपका गैस फॉर्मेशन भी हो जाएगा. तो यहाँ पे ये बात बता रहा है कि आपने डोसा कैसे बनाओगे, ब्रेड वगैरह कैसे बनती है आपकी. ठीक है. हम्म यहाँ पे ये दिखा रहा है एक्टिविटी 2.3, आप खुद से देखना कि किस तरह से ईस्ट पाउडर ऐड करते हैं और मैदा वगैरह में, और ये देखो ये फूल के ऐसे इस तरह से ऊपर आ जाता है. ठीक है, ये खुद से आप थोड़ा पढ़ना. फिर देखो कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज फॉर लार्ज स्केल इन प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वायलेंट एसिटिक एसिड, विनेगर. एसिटिक एसिड विनेगर कौन सा, जो आप ये जो चाउमीन वगैरह जो बनाते हो, उसके बाद चाउमीन के अलावा जो ये मंचूरियन वगैरह बनाते हो, उसमें विनेगर ऐड किया जाता है. तो उस विनेगर, वो विनेगर भी कैसे बनता है आपका, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से ही बनता है. इंडस्ट्रीज़ वगैरह में लार्ज पैमाने पे, लार्ज स्केल पे इस पर काम वगैरह होता है. फिर देखो अल्कोहल बनता है आपका. फिर क्या बनती है, वाइन बनती है. वाइन देखो आपकी है ना, वाइन अगर आपने सुना ना तो फ्रूट की भी वाइन बनती है, ग्रेप्स की वाइन बनती है. मतलब कि सड़ा दिया जाता है फ्रूट वगैरह को, या काजू बादाम द्राक्ष को सड़ा दिया जाता है, और उसके द्वारा जो आपके कीड़े वगैरह पनपते हैं, आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कीड़े मैं नहीं बोलूँगा यहाँ पे, क्या बोलूँगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, सूक्ष्म जीव है, वो पनपते हैं, और उसकी मदद से आपका क्या बनती है, वाइन वगैरह बनती है. उसके बाद देखो ईस्ट इज़ यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन. ईस्ट जो होता है ना वो मोस्टली यूज होता है अल्कोहल और वाइन के प्रोडक्शन में. फॉर दिस पर्पज ईस्ट इज ग्रोन एंड नेचुरल सुगर्स प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बर्ले, व्हीट, राइस, क्रश्ड फ्रूट जूसेस एक्सेट्रा. उसके बाद देखो आपका दिस इज द स्मेल ऑफ अल्कोहल एज सुगर हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट. ये जो आपकी जो शुगर केन वगैरह होती है उनके साथ ही आपकी ईस्ट वगैरह को ग्रो किया जाता है. उसके साथ साथ आपके जो गेहूं के होते हैं उनके साथ भी आपकी ईस्ट को ग्रो किया जाता है, और ईस्ट की कन्वर्ट होता है किसके अंदर, अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट होता है. ठीक है, दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन. शुगर का अल्कोहल के अंदर बनना, शुगर का अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट होना, इस प्रोसेस को क्या किया जाता है आपका, फर्मेंटेशन बोला जाता है. क्या बोला जाता है, फर्मेंटेशन बोला जाता है. उसमें देखो स्मेल वगैरह भी ऐसी तीखी स्मेल आने लग जाती है फर्मेंटेशन जब होता है तो. ठीक है, उसके बाद देखो लुइस पास्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857. इस फर्मेंटेशन के बारे में सबसे पहले किसने पता लगाया था, 1857 में. 1857 में लुइस पास्चर. और देखो लुइस पास्चर का अगर योगदान की बात की जाए ना, बात की जाए साइंस के अंदर, तो उसने बहुत ही बायोलॉजिकल फील्ड में बहुत ही अच्छे अच्छे उसने अपने एग्जाम्पल्स दिए हैं, और बहुत ही अच्छी अच्छी डिस्कवरियाँ की है. बहुत ही वैक्सीन बनाए हैं इसने. कौन से वैक्सीन बनाए ये भी मैं आपको बताऊंगा. तो एक याद रखना कि लुइस पास्चर ने क्या बनाया, बताया आपको अपन को 1857 में फर्मेंटेशन के बारे में बताया था. ठीक है, उसके बाद देखो दो यूज़ हमने देखे, हमने दो यूज़ मैंने आपको बताया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, कि एक तो ब्रेड केक वगैरह कैसे बनाते हैं इसकी मदद से. उसके बाद कमर्शियल यूज़ क्या होता है. फिर देखो मेडिकल यूज़ में भी किस तरह से होता है. मेडिकल यूज़ में जो आपकी दवा वगैरह बनती है वो भी हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से एंटीबायोटिक्स वगैरह भी बना सकते हैं. आपके जो कैप्सूल है, इंजेक्शन्स है, ये सारी चीज़ें भी बनती है आपकी. ठीक है, कौन सी बनती है, दीज डेज अ नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगी और बैक्टीरिया की मदद से आपकी देखो ये स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एंथ्रोमाइसिन,
ये सारे आपके एग्जांपल्स दे रखे हैं, दवाइयों के नाम कुछ दे रखे हैं। यही दवाएं ऐसा नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारी दवाएं होती है, लेकिन यहाँ पे आपको इतनी एग्जांपल्स बता रखे हैं कि ये सारे आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से हम बना सकते हैं। उसके बाद देखो ये क्या बता रहा है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में। इन 1929 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज वर्किंग ऑन अ कल्चर ऑफ डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। सडनली ही फाउंड द स्पोर्स ऑफ लिटिल ग्रीन मोल्ड इन वन ऑफ हिज कल्चर प्लेट्स। He observed that the presence of mold prevented the growth of bacteria. In fact, it also killed many of these bacteria. From this, the mold penicillin was प्रिपेड। ये जो पेनिसिलिन नाम की जो दवा होती है आपकी, ठीक है, ये किसने बनाई थी? आपकी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाई थी। और ये इसने अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो अपना रिसर्च कर रहा था उस दरमियान ये हुआ कि उसके अंदर ग्रीन मोल्ड, मोल्ड क्या थी? जो ब्रेड के ऊपर जो लगती थी, कल मैंने आपको बताया था कि ग्रीन ग्रीन पैचेज लग जाते थे। तो मोल्ड जब जैसे जैसे पनपा ना, तो मोल्ड के कारण क्या हुआ? आपका बैक्टीरिया जो था ना, वो आपका ग्रोथ बैक्टीरिया की होनी क्या हो गई? कम हो गई। और बैक्टीरिया पनपने क्या हो गया? आपके रिप्रोडक्शन क्या हो गया? बैक्टीरिया का कम हो गया। तो उसने ये पता लगाया कि भाई मैं मोल्ड की मदद से बैक्टीरिया की ग्रोथ को भी रोक सकता हूँ। तो उसने जो आपका क्या बनाया, मोल्ड पेनिसिलिन नाम की वो दवा वगैरह भी उसने प्रिपेयर की 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। इस तरह से देखो ये डॉक्टर्स वगैरह थे, इन्होंने बहुत ही अच्छा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को लेकर बहुत ही अच्छी एंटीबायोटिक्स बनाई इन्होंने, जिनका उपयोग आज भी हम लोग करते हैं। ठीक है। हाँ, एक आप लोग मुझे ये बताना, आपका एक होमवर्क रहेगा कि यहाँ पे जो ये 3 दवाइयों के नाम दे रखे हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, फिर आपका टेट्रासाइक्लिन है, फिर इरेथ्रोमाइसिन है, इन तीनों का यूज़ क्या होता है और अब हम कब कब लेते हैं ये टेबलेट्स। ठीक है। अगर मेरे में क्या होगा तो मैं ये टेबलेट्स को लेना प्रीफर करूँगा, इन एंटीबायोटिक्स को लेना प्रीफर करूँगा। ये थोड़ा आप मुझे सर्च आउट करके बताना। ठीक है। उसके बाद देखो फिर देखते हैं हम वैक्सीन के बारे में। देखो यहाँ पे इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ अ क्वालिफाइड डॉक्टर। आप कोई भी जो एंटीबायोटिक वगैरह होती है वो ऐसे ही नहीं ले सकते कि हाँ आपको जानकारी है थोड़ी बहुत, नहीं है थोड़ी बहुत जानकारी नहीं है, जो आपको डॉक्टर अच्छे से जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स वगैरह है वो बताए तभी वो एंटीबायोटिक्स वगैरह आपको लेनी है। ऑल्सो यू मस्ट कंपेयर द कोर्स प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर। इफ़ यू टेक एंटीबायोटिक्स व्हेन नॉट नीडेड और इन रॉन्ग डज इट मे मेक द ड्रग लेस इफेक्टिव व्हेन यू माइट नीड इट इन फ्यूचर। देखो ज़्यादा लेने से क्या होगा कि अगर आपको पता ही नहीं है कि कौन सा ड्रग कब लेना है, तो जब आपको आपकी बॉडी के अंदर उस ड्रग की ज़रूरत पड़ेगी ना, जब आपको डॉक्टर वो दवा देगा ना, तब उसका इतना यूज़ रहेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपने तो बहुत बार वो दवा ले ली और आपकी बॉडी उसकी हैबिचुअल हो गई है कि अब उसका जो ट्रीटमेंट होना चाहिए, उसका जो दवा का असर होना चाहिए, वो होना आपका क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। ठीक है। Also, antibiotics taken unnecessarily may kill the beneficial bacteria in the body. Antibiotics, however, are not effective against cold and flu as these are caused by viruses. अब देखो जब भी आपको कोल्ड होता है और फ्लू होता है ना, उस टाइम में एंटीबायोटिक दवा काम नहीं आती है। एंटीबायोटिक दवा काम में नहीं आती है। क्यों? क्योंकि देखो कोल्ड और फ्लू तो किससे फैलता है? वायरस से फैलता है। और हमने जो दवा दी है वो आपको किससे, एंटीबायोटिक क्या इसलिए बनाई है कि जो बैक्टीरिया की वजह से कोई आपकी बीमारी हो रही है ना, तो वो एंटीबायोटिक रोक सकता है। ठीक है। इसलिए कोल्ड और फ्लू में एंटीबायोटिक काम नहीं करती। उसके बाद देखो आपकी वैक्सीन बनाई गई है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से। वैक्सीन मतलब देखो क्या होता है, जैसे पोलियो की मैं बात करूं तो आपको बचपन में सबको टीकाकरण जिसको हम बेस्ट बोलते हैं वैक्सीनेशन, कि जैसे हम जब नॉर्मल एग्जांपल ले रहे हैं हम पोलियो का यहाँ पर, कि भाई एक पोलियो बीमारी फैलती थी एक टाइम में, बहुत लोगों को ये बीमारी फैलती थी। तो हमें पता चल गया कि भाई आगे भी अगर किसी को फैल जाती है तो अब जब बचपन में, जैसे मैं मेरी बात करूँ या आपकी बात करूँ, तो हम सब जब छोटे थे 2-3 साल के, तो हमको अलग अलग टाइम पे उस पोलियो के क्या दिए गए, टीके दिए गए, यानी पोलियो की वैक्सीन हमारे बॉडी में छोड़ दी गई है। देखो आज भी आप कोरोना वायरस की बात जब हो रही है ना, तो ये वायरस से फैला हुआ है कोरोना। ठीक है। वायरस से फैला हुआ है और उसको रोकने के लिए किसकी ज़रूरत है? वैक्सीन की ज़रूरत है आपकी बॉडी में, लेकिन जिसकी शोध अभी तक नहीं हो पा रही है। बहुत डॉक्टर्स वगैरह काम कर रहे हैं उसके ऊपर कि भाई कोरोना की वैक्सीन निकाल दे। पोलियो की वैक्सीन लोगों ने निकाल दी है। और सब ऑलमोस्ट इंडिया एकमात्र ऐसा देश है जो दावा कर रहा है कि इंडिया ने सभी अपनी जितनी भी जनसंख्या है ना, उन सब तक ये अपनी वैक्सीन को अपनी बॉडी में डाल दिया है। हम लोग इतना मतलब काम किया है इंडिया ने पोलियो मुक्त होने के लिए। मतलब भारत ही एकमात्र ऐसा देश है पूरे पूरे विश्व में जो पोलियो मुक्त है, जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है। तो ये वैक्सीन क्या होती है कि हमारे बॉडी के अंदर जब जाती है तो वैसे कुछ अगर वैसा रोग आएगा ना, तो ऑटोमेटिकली वो एक्टिव हो जाएगी वैक्सीन और उनसे वो लड़ना शुरू कर देंगे आपकी, यानी कि रोग प्रतिरोधक शक्ति को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। ठीक है। तो ये काम करती है वैक्सीन का।
फिर देखो एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798। ये जो एडवर्ड जेनर नाम का डॉक्टर था उसने क्या किया था, स्मॉल पॉक्स, ये जो आपके ओरी माता वगैरह निकलती है, चिकन पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स है, इसकी रस्सी किसने बनाई थी, 1798 में एडवर्ड जेनर ने बनाई थी। ये चीज़ें याद रखना आप, ठीक है। तो इस तरह से ये वैक्सीन बनाने में भी काम में आती है आपका। थोड़ा सा हम गो थ्रू हो लेते हैं वैक्सीन के लिए। When a disease carrying microbes entering our body, the body produces antibodies to fight the invader. The body also remember how to fight the microbe if it enters again. अगर एक बार कोई आपको बीमारी हो गई, अगर दूसरी बार वो बीमारी ना हो तो उसके लिए क्या कर दिया जाता है, वैक्सीन दे दिया जाता है। और जैसे ही वो बीमारी आती है तो वो जो वैक्सीन आपके अंदर भेज दिए गए, वैक्सीन के द्वारा जो एंटीबायोटिक, जो माइक्रोब्स आपके बॉडी में भेज दिए गए, वो तुरंत से क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं और उनसे उस बीमारी से लड़ना शुरू कर देते हैं और उस बीमारी को वहीं पे रोक देते हैं, ठीक है। In your childhood, you must have been given injection to protect yourself against several diseases. Can you prepare a list of these diseases? बचपन में आपको अलग अलग टीके वगैरह दिए गए। आप अपने पेरेंट्स से पूछना कि आपको कौन से टीके वगैरह दिए गए और कब कब दिए गए। जो पल्स पोलियो की बात हुई, आप टीवी पे सुनते थे, अमिताभ बच्चन वगैरह उसके एडवर्टाइज भी करते थे कि भाई पोलियो मुक्त भारत, ठीक है। तो ये बात हुई उसकी वैक्सीनेशन की। उसके बाद देखो आपका अगला टॉपिक आता है इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो किस तरह से इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी को कैसे बढ़ा देते हैं कि भाई देखो, ये जो आपका, जो मैंने बात की थी अभी, ऑर्गेनिक मैटर कौन सा, कि जो आपका ये जो कचरा वगैरह आता है, जो खाने का जो कचरा होता है, वो सारी चीज़ें, फिर जो आपका काऊ डंग है, ठीक है, बहुत बहुत सारे प्राणी वगैरह है, उनका जो फेसेस है पीछे बचता है, जो कूड़ा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जब मिट्टी के अंदर पनपती है तो उसमें क्या पनपते हैं, राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया पनपते हैं। और ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, आपके सॉइल की फर्टिलिटी को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। और खेडूत के लिए क्या होता है, माइक्रोब्स एक दोस्त के जैसा काम करते हैं, ठीक है। तो ये हमने यूजेस देखे माइक्रोब्स के। आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को। थैंक यू।